हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ऑफ द सेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 9th साइंस के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 1 ये आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने 8-9 मंथ पहले कराया था, तो वहाँ से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जहाँ पे वेपराइजेशन की तरह ही एक चेंजेस होता रहता है, जहाँ पे कोई भी लिक्विड अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है और हम इन सारी चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं उतना, है ना। जैसे कि आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होगी चाय पीने की, तो जब आप कप में चाय डालते हो तो आप देखते हो कि उसमें से कुछ भाप निकल रहा होता है ना। यानी कि ये जो चाय है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये क्या हो रही है, वेपराइज हो रही है ना। तो हमने पढ़ा था कि जब वेपराइजेशन होता है तो वेपराइजेशन में क्या होता है कि जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर तो कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो नहीं रहा है, हम तो यहाँ पे कोई भी हीट सप्लाई तो कर नहीं रहे हैं, फिर भी ये भाप इसमें से कहाँ से निकल रहा है ना। जब भी हम कोई पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके जब हम डाल देते हैं ग्लास में, तो भी उसमें से भाप निकल रहा होता है। तो ये क्या है, क्या ये भी वेपराइजेशन है या ये कोई अदर चीज़ हो रही है यहाँ पे, है ना। इसी तरह से फर्श पे जब पानी गिर जाता है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे बिना साफ किए ये पानी जो है धीरे धीरे ये पानी की मात्रा कम होती जाती है और एट लास्ट ऐसा होता है कि ये पानी पूरी तरह से सूख जाता है। सूख करके कहाँ चला जाता है, वेपराइज हो जाता है ना। अच्छा, भीगे हुए कपड़े को जब हम धूप में डाल देते हैं तो वो सूख जाता है, तो इसमें भी तो पानी था ना, वाटर पार्टिकल्स थे, तो वो कहाँ चले गए। तो ये सारी चीज़ें क्या ये भी एक वेपराइजेशन का ही प्रोसेस है या कोई और चीज़ है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पॉइंट करने वाली है, एक चीज़ यहाँ पे हम अगर गौर करें कि वेपराइजेशन में क्या हो रहा था कि हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसका लिक्विड जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे बिना ही वेपराइज हो रहा है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। वेपराइजेशन में कोई भी लिक्विड जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तभी वो वेपराइज हो पाता है, तभी वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है और वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर तो इस पानी का मान लेते हैं कि ये एक नॉर्मल वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये तो 100 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पे है, फिर भी ये जो है धीरे धीरे पानी वेपराइज हो रहा है, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पे ये वेपराइज हो रहा है। तो हम इसे क्या टर्म देंगे, क्या ये भी वेपराइजेशन है या ये कोई अदर फेनोमेना है। तो एग्जैक्टली दिस इज अनदर फेनोमेना विच इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। एंड आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट इज इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे पानी गिरा हुआ है और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है ना। तो इसे हम वेपराइज होना नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इवेपोरेट होना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जो पानी चाय से जो भाप निकल रही है ये क्या हो रहा है, इसके जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनका इवेपोरेशन हो रहा है। इसी तरह से जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनका धीरे धीरे इवेपोरेशन होता है और एट लास्ट हमारे कपड़े सूख जाते हैं। इसी तरह से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नेल पॉलिश का यूज़ करते होंगे, तो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर जब हम लगाते हैं अपने नेल पे तो वो बिना पोंछे वो अपने आप सूख जाता है, यानी कि वो जो पार्टिकल्स थे, उस लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे वो वेपराइज हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उसे सूखने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं, वो अपने आप सूख जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब इंजेक्शन पड़ती है या कहीं पे कुछ डैमेज वगैरह हो जाता है तो हम स्पिरिट का यूज़ करते हैं, एक अल्कोहल का यूज़ करते हैं, मेडिकल अल्कोहल का, है ना। तो इस स्पिरिट को जब हम लगाते हैं
तो वहाँ पे हमें ठंडक भी महसूस होती है और ये अपने आप सूख भी जाता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का। ठीक है, अब ये ठंडक हमें क्यों मिलती है? इसी तरह से छतों पे हम लोग अपने पानी डालते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं कि अपने छतों पे, आंगन वगैरह में पानी का छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकलिंग करते हैं, ताकि हमें कुछ ठंडक महसूस हो सके, और ऐसा होता भी है ना। तो इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर स्टेट में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे। ओके, वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन में बस यही फर्क है कि वेपराइजेशन की प्रोसेस एक बॉइलिंग पॉइंट, एक लिमिटेड टेम्परेचर पे ही होती है, लेकिन इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन में बस यही फर्क है ना। अच्छा, प्लांट के केस में अगर हम बात करें तो प्लांट भी इवेपोरेशन करते हैं। तो प्लांट्स जो इवेपोरेशन करते हैं उसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, प्लांट्स के केस में इवेपोरेशन को एक अदर टर्म दिया गया है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, उसमें भी यही प्रोसेस होती है। प्लांट्स अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं, सरफेस पे ला करके रख देते हैं पत्ते के। ठीक है, लीफ की सरफेस पे वो वाटर पार्टिकल्स आकर के मौजूद होते हैं और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो उस केस में, प्लांट के केस में, हम इसी इवेपोरेशन को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग फेनोमेना है, इस बारे में हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इवेपोरेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कोई भी लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, अच्छा, वेपराइजेशन में हम लोग देखते हैं कि वेपराइजेशन जब होता है तो पूरा का पूरा पानी बॉयल होता है ना। पूरा पानी खौलने लगता है, खलबलाहट होती है, पूरे के पूरे वाटर पार्टिकल्स में खलबलाहट होती है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसके जो सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल्स हैं सिर्फ वही वेपराइज हो रहे हैं, सिर्फ वही इवेपोरेट हो रहे हैं, है ना। तो दैट मीन्स क्या कि जब, अच्छा, इवेपोरेशन होता कैसे है, इस बात से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल्स हैं सिर्फ वही इवेपोरेट हो रहे हैं, नीचे के पार्टिकल्स एज इट इज, जैसी जिस अवस्था में है, जिस पोजीशन में है, वो उसी पोजीशन में बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जिस तरह से वेपराइजेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वाटर पार्टिकल्स को, लिक्विड पार्टिकल्स को, उसी तरह से इवेपोरेशन के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब तक इनके पास एनर्जी नहीं होगी इवेपोरेशन नहीं होगा। अब ये इवेपोरेट होने के लिए ये पार्टिकल जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, ये है सरफेस, ये सरफेस है। ठीक है, ये वाटर पार्टिकल्स नीचे पड़े हुए हैं। इनमें से जो पार्टिकल्स सरफेस पे आ गए, यहाँ पे जो आ जाते हैं, ये सरफेस है ना, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। तो इनमें से जो पार्टिकल्स आसपास से अपने एनर्जी गेन करके अपने सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग के पार्टिकल से, या जिस कंटेनर में ये रखे हुए हैं उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने सराउंडिंग से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, अपने आसपास के पार्टिकल से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जब इनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है तो ये सरफेस पे आकर के स्टे हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये सरफेस पे आते हैं, इनमें से फिर अदर पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से एनर्जी गेन करके इतने सफिशिएंट हो जाते हैं कि अब ये इवेपोरेशन की पोजीशन में आ जाते हैं। इनके पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि अब ये यहाँ से छलांग लगाने की इनके पास ताकत हो जाती है और ये छलांग लगा लेते हैं। यानी कि ये जो अभी लिक्विड स्टेट में था, है ना, ये जो पार्टिकल्स अभी लिक्विड स्टेट में थे, अब ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये यहाँ से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स आए उन्हीं का सिर्फ वेपराइजेशन हो रहा है, उन्हीं का सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। ओके,
इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि नीचे के जो पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज बने हुए हैं, उनके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। ऊपर में सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ वही इवेपोरेट होते हैं, नीचे से अपने नीचे के पार्टिकल से एनर्जी गेन करके, अपने सराउंडिंग के पार्टिकल से एनर्जी गेन करके, जिस बर्तन में रखे हुए हैं उस बर्तन से एनर्जी गेन करके ये अपनी एनर्जी को सफिशिएंट बना लेते हैं एंड इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, so in evaporation only the molecules of the liquid present on the surface of the liquid gain energy from its surroundings। surrounding क्या होगा, ये जिस बर्तन में रखा हुआ है वो, एंड इसके आसपास के पार्टिकल्स। ठीक है, gain energy from its surrounding and change into vapor state। it does not affect the molecules present in the bulk of the liquid। vaporization एक बल्क फेनोमेनन है, वो वेपराइजेशन जो है वो बल्क में होता है, एक साथ बहुत जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे वेपराइज होते हैं, लेकिन इवेपोरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ सरफेस पार्टिकल्स में ही होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। ओके, क्लियर। अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपने देखा होगा कि जब हम इस टी को कप में डाल देते हैं कुछ देर के बाद आप देखोगे कि ये जो है कप वो इसमें चिपक जाती है और इसमें हमें थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है भाई, अच्छा जब हम किसी कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं तो वो बहुत देर से सूखता है ना। जैसे कि आपने कपड़े धोए और उसे घर में रखा तो वो देर से सूखेगा, लेकिन जब हम उसे धूप में डाल देते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। धूप में नहीं डाले, अगर हम उसे घर में ही फैला देते हैं, है ना, उसे हम पूरी तरह से फैला करके रखते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ये जो चाय है इसे जब हम इस कप में डाले रहते हैं तो वो बहुत देर तक गर्म रहती है, लेकिन अगर हम इसे इस सॉसर में डाल देंगे तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये सब क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। आइए उन्हीं बारे में हम लोग आज अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी हुई है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। 5 ml ऑफ वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसे एक फैन के नीचे रख देना है। ठीक है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। ओपन चाइना डिश इस तरह से होती है, उसमें आप पानी को रख देना है आपको। उसके बाद टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। इसको तो विंडो के पास रख देना है। टेस्ट ट्यूब में पानी लेना है, उसे भी विंडो के पास रख देना है। और थर्ड केस में आपको क्या करना है कि चाइना डिश में पानी लेना है, लेकिन उसे क्या करना है, कबर्ड में रख देना है। ठीक है, कबर्ड में रख देना है और तब आपको ये पता लगाना है कि किसका इवेपोरेशन कितनी देर में होता है, कितना टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ों को आपको मेज़र करना है और तब आपको बताना है कि कितना टाइम लगता है इवेपोरेशन होने में। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन का यही मतलब होता है कि वो फैक्टर जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट किस तरह से करते हैं, या तो इवेपोरेशन की रेट को घटा देंगे या तो इवेपोरेशन की रेट को इंक्रीज कर देंगे। तो इन्हीं दो चीज़ों को जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, या तो घटा देना या इवेपोरेशन की रेट को बढ़ा देना, तो इसे हम कहते हैं फैक्टर। ओके, तो आप देखोगे कि जब हमने इसे टेस्ट ट्यूब में रखा था तो इसका इवेपोरेशन बहुत धीरे धीरे होता है ना, बिल्कुल कम, थोड़ा सा एकदम इवेपोरेट हो पाएगा। जब हमने इसे चाइना डिश में रखा तो आप देखोगे कि इसका पानी का लेवल जो है वो थोड़ा सा तेजी से कम होता है। जब हम इसे कबर्ड में रख देते हैं तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इस इवेपोरेशन की रेट को इफेक्ट करती है। ठीक है, इवेपोरेशन की रेट का क्या मतलब है कि इवेपोरेशन कितनी तेजी से हो रहा है, इवेपोरेशन कितनी स्लोली हो रहा है, इसे कहा जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, टेस्ट ट्यूब में ये सरफेस एरिया इसका बहुत कम है तो इवेपोरेशन धीरे धीरे हो रहा है। यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया है ये इंक्रीज हो गया तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो गई, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका सरफेस एरिया तो इन दोनों केस में सेम है, लेकिन फिर भी इसका रेट स्लो है। क्यों? क्योंकि इसको हवा नहीं लग रही है, इसे धूप भी नहीं लग रही है ना। यहाँ पे हमने अंडर द फैन रखा था, यानी कि हवा भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे तो इसे हवा नहीं लग रही है, इसलिए इसकी इवेपोरेशन रेट स्लो है। तो इस तरह से आपने देखा कि टेम्परेचर
और सरफेस एरिया एंड विंड की वेलोसिटी, विंड की जो स्पीड होती है वो, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करती हैं। ओके, तो आइए एक एक करके देखते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारे फैक्टर्स को जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम किसी भी कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रख देंगे, इसी धूप में अगर आप इसे ऐसे फोल्ड करके रख दो एक कपड़े को और दूसरे को इस तरह से आप फैला करके रख दो, तो आप देखोगे कि जो आपने फोल्ड करके रखा था वो अभी भी भीगा हुआ है, लेकिन ये सूख जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अब इतने पार्ट से इवेपोरेशन हो रहा है, इतने पार्ट पे एक ही बार में वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस पे आ जा रहे हैं और उनका वेपराइजेशन एक ही साथ हो पा रहा है। लेकिन जब आप इसे फोल्ड कर देते हो तो एक बार में तो इतने सारे ही पार्टिकल्स ना इवेपोरेट होंगे, इतने ही सारे पार्टिकल्स जो है एक्सपोज हो पाएंगे, तो इतने ही पार्टिकल्स का इवेपोरेशन हो पाएगा। लेकिन जब हम इसे खोल देते हैं तो डबल वाटर पार्टिकल्स एक साथ इवेपोरेट होंगे, जिसकी वजह से कपड़ा जल्दी सूखेगा, यानी कि इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो गई, राइट। तो जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन इज सरफेस एरिया। जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होती है, यानी कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, इसका एक अनदर एग्जांपल देखिए, जब आप कप में चाय पीते हो तो वो बहुत देर तक हॉट रहती है, लेकिन जब उसे आप सॉसर में डाल देते हो तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया है ये कम है, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इतने सारे पार्टिकल्स एक साथ इवेपोरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से चाय जल्दी ठंडी हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो एक बार में इतने ही से पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, यानी कि इवेपोरेशन रेट स्लो हो गई। ओके, यही कारण है कि सॉसर में रखी हुई चाय को हम बहुत तेजी से पी पाते हैं एज कम्पेयर टू दी टी और मिल्क केप्ट इन अ कप। ओके, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, टेम्परेचर। अब देखिए, आपने देखा कि जब ये चाय जब तक गर्म रहती है तो इसमें से भाप निकल रहा होता है, और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाती है इसका भाप जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी क्या कि इवेपोरेशन की रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है, राइट। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इसे अपने आसपास से इतने सारे एनर्जी गेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जल्दी से इतने लायक हो जाते हैं, इतने सफिशिएंट हो जाते हैं कि इनका इवेपोरेशन हो सके। लेकिन जब टेम्परेचर लो रहेगा तो इन्हें तो ज़्यादा एनर्जी लेने की ज़रूरत पड़ेगी ना आसपास से, तो ज़्यादा एनर्जी कलेक्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स के रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कम ही समय में ये इतनी सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेंगे इवेपोरेट होने के लिए। तो दैट्स वाई with the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. Hence, if the temperature increases, the rate of evaporation increases. More number of particles को उतनी sufficient kinetic energy मिल जाती है जब temperature increase रहता है तो, ठीक है। तो अगेन रेट ऑफ इवेपोरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन तेज़ी से होगा, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर तेज़ी से होगा। यही वजह है कि हम कपड़ों को जब हम धूप में रखते हैं तो उसे हम स्प्रेड करके रखते हैं, फोल्ड करके नहीं रखते हैं। यही वजह है कि जब हमें जल्दबाजी होती है तो हम चाय को सॉसर में डाल करके जल्दी जल्दी पी लेते हैं, क्योंकि इसमें चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब बहुत ही उमस पड़ रही होती है ना, जैसे कि टेम्परेचर तो इंक्रीज है ही, आजकल बहुत गर्मी भी है, और जब बारिश नहीं होती है तो बहुत अजीब सा मौसम हो जाता है, राइट। तो उसमें कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं। अब जैसे कि रेनी सीजन की आप बात कर लो तो रेनी डे में कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? समर डे में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, रेनी डे में कपड़े देर से सूखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेनी सीजन में एटमॉस्फेयर में इतने वाटर वेपर पहले से ही मौजूद होते हैं, वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर को ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है,
ठीक है। ह्यूमिडिटी इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो एयर में जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स, हम सभी को पता है कि बहुत सारे गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ वाटर वेपर भी गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ओके, तो एयर में वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो रेनी सीजन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से इन एयर पार्टिकल्स की एक कैपेसिटी होती है, एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही ये अपने होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हवा के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये हवा के पार्टिकल्स हैं और ये वाटर के पार्टिकल्स। तो ये हवा के पार्टिकल्स अगर यहाँ पे 8-10 मौजूद हैं तो ये 8-10 वाटर पार्टिकल्स को ही होल्ड कर पाएंगे ना एक बार में। सपोज कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे 10 एयर पार्टिकल्स हैं तो ये एक बार में 10 वाटर पार्टिकल्स को ही होल्ड कर पाएंगे। तो पहले से ही अगर यहाँ पे 10 वाटर पार्टिकल मौजूद हैं तो ये हमारे कपड़ों में से जो वाटर पानी निकल रहा है उसको कहाँ से होल्ड कर पाएंगे। यही वजह होती है कि रेनी डे में कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। एयर पार्टिकल्स के पास पहले से ही सफिशिएंट वाटर वेपर होता है, इसलिए ये हमारे कपड़ों में से जो वाटर वेपर निकल रहा है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। दैट्स वाई इवेपोरेशन धीरे से होता है, देर से होता है, कपड़े देर से सूखते हैं। ओके, सो इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, मीन्स इफ द ह्यूमिडिटी इज इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अभी तक जो हमने देखा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन तेजी से होता है, जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन तेजी से होता है। लेकिन ह्यूमिडिटी के केस में अपोजिट होता है। जब ह्यूमिडिटी लो रहेगी, जैसे कि समर सीजन में, तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, इवेपोरेशन तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, एयर पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पे मौजूद, वो हमारे कपड़ों से जो वाटर वेपर निकल रहा है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन पहले से ही ह्यूमिडिटी अगर मौजूद है तो ये उस वाटर पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कपड़े देर से सूखेंगे। यानी कि ह्यूमिडिटी जो है इवेपोरेशन की रेट को डिक्रीज करती है। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है विंड स्पीड। हम सभी ने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। अभी दुपट्टा रखा था, अभी सूख गया, हवा तेज चल रही है तो सूख गया। कैसा सूख जाता है भाई? तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे इतने सारे वाटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से हवा आई, हवा ने इतने सारे वाटर पार्टिकल्स को लिया और आगे बढ़ गई। फिर यहाँ पे दूसरे एयर पार्टिकल्स आते हैं, वो फिर दूसरे वाटर पार्टिकल्स को लिए और फिर आगे बढ़ गए। तो इस तरह से क्या होता है कि वो एयर पार्टिकल्स के स्पीड तेज होने की वजह से जल्दी जल्दी वाटर पार्टिकल्स अपना पोजीशन शिफ्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इवेपोरेशन होता जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, सो विथ इंक्रीज इन वाइंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड, है ना। पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो है वो अब यहाँ पे इतने सारे वाटर पार्टिकल्स को एयर ने एब्जॉर्ब किया और वो आगे शिफ्ट हो गए। फिर यहाँ पर नए एयर पार्टिकल्स आते हैं, वो फिर इतने सारे वाटर पार्टिकल्स को लिए आगे बढ़ गए। फिर यहाँ पे नए एयर पार्टिकल्स आए, उसने फिर इस कपड़े में से दूसरा पानी लिया और आगे बढ़ गया। फिर यहाँ पे एयर पार्टिकल्स आया, इतना सारा पानी इस कपड़े में से एब्जॉर्ब किया, आगे बढ़ गया। फिर दूसरा आता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर दूसरा आया, फिर आगे बढ़ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि जगह चेंज होती जाती है, हवा चलती रहती है और इसमें से वाटर वेपर जो है वो रिलीज होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पे नए एयर पार्टिकल्स आते जाते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है इसमें से निकले हुए वाटर पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने की, और वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करते जाते हैं, शिफ्ट होते जाते हैं, एब्जॉर्ब करते जाते हैं, शिफ्ट होते जाते हैं। एज अ रिजल्ट कपड़ा जल्दी सूख जाता है, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो फोर्थ फैक्टर इज विंड स्पीड। जब हवा तेज होती है, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ओके, हवा का झोंका चला, सराउंडिंग में जो वाटर वेपर पहले से प्रेजेंट था उसको उड़ा कर ले गया, उसको नए वाटर पार्टिकल्स मिल गए, उसे भी उसने ले गया उड़ा करके, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला सरफेस एरिया, जब हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस से एक ही साथ इवेपोरेशन हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है। सेकंड हमने देखा टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तब
भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनके पास तेजी से ये काइनेटिक एनर्जी को गेन कर पाते हैं और इतने सफिशिएंट हो जाते हैं कि इवेपोरेशन कर सकें, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है। थर्ड हमने देखा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के केस में क्या होता है कि जब ह्यूमिडिटी रहेगी तो वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो एयर के पास पहले से ही वाटर पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए ह्यूमिडिटी जब लो रहती है तब इवेपोरेशन तेज़ी से होता है। फोर्थ हमने देखा कि विंड स्पीड, जब विंड स्पीड बहुत तेज़ होती है तो इवेपोरेशन तेज़ी से होता है, क्योंकि नए नए एयर पार्टिकल्स आते जाते हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है वाटर वेपर की, और वो नए नए वाटर वेपर को शिफ्ट करते जाते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन तेज़ी से होता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। आई होप यू गॉट इट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि अभी आपने देखा कि जब भी हम सरफेस पे जहाँ पे पानी गिरा हुआ होता है वहाँ पर से पानी सूख जाने के बाद वो सरफेस कूल हो जाती है। तो कैसे ये इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है, आइए इस बारे में हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि इसमें चाय रखी हुई है, ठीक है, हमने इसे सॉसर में डाल दिया, हमने इस सॉसर में चाय डाल दी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है, राइट। इसमें जिस बर्तन में ये रखा हुआ है, ये चाय रखी हुई है, उसमें से एनर्जी गेन करेगा, अपने आसपास के पार्टिकल से एनर्जी गेन करेगा और वो इवेपोरेट हो गया। बच गया क्या इसमें? उसमें उसकी सिर्फ और सिर्फ कूलनेस बच जाती है। सारी एनर्जी तो ये वाटर पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो इवेपोरेट हो गए। यहाँ पे क्या बच जाता है? कूलनेस बच जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है, ठीक है। हमने फर्श पे पानी डाला, फर्श पर जो पानी था, वाटर पार्टिकल्स थे, वो इस मिट्टी से और अपने आसपास के वाटर पार्टिकल से एनर्जी गेन करके वो इवेपोरेट हो गए। बच गया क्या? इन सारे सराउंडिंग की जो एनर्जी थी वो तो ये वाटर पार्टिकल्स लेकर के इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमें कूलनेस फील होती है। तो इस तरह से इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है। ओके, इन एन ओपन वेसल the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. तो देखिए, अब यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब करा और वो इवेपोरेट हो गए। अब फिर से दूसरे पार्टिकल सरफेस पे आते हैं, फिर वो एनर्जी गेन करते हैं, इवेपोरेट होते हैं। फिर तीसरे पार्टिकल्स आते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं और इवेपोरेट होते हैं। इस वजह से जो कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन होता रहता है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होता जाता है और एज अ रिजल्ट क्या होता है? इस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर कूल हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। यही वजह होती है, यही कारण होता है कि जब हम कोई एसीटोन है या नेल पॉलिश रिमूवर है या फिर आप स्पिरिट ले लो, इन सारी चीज़ों को जब हम स्प्रे करते हैं अपने हाथ पे तो ये क्या करते हैं? ये जो एसीटोन है ये हमारे हथेली से टेम्परेचर गेन कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। हथेली से भी और अपने सराउंडिंग से भी टेम्परेचर गेन करके इवेपोरेट हो जाते हैं और हमारी हथेली ठंडी हो जाती है, ठीक है। इसी का अनदर एग्जांपल है सनी डे का, जो मैंने बताया कि हम अपने रूफ पर या ओपन ग्राउंड में पानी स्प्रिंकल करते हैं। पानी स्प्रिंकल करने से क्या होता है कि इतना लार्ज अमाउंट में सरफेस एरिया भी बड़ा होता है, तो इतने सारे सराउंडिंग से ये एनर्जी गेन करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है एंड इट हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। ओके, अच्छा, सराउंडिंग से ये जो एनर्जी गेन कर रहे हैं वो कौन सी एनर्जी होती है? उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? जब वो एनर्जी जो कि इंटरकन्वर्जन के लिए ज़रूरी होती है ना, आइस के पार्टिकल्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो वाटर में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह से जब लिक्विड के पार्टिकल्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है कि ये वेपर में कन्वर्ट हो, तो उस टाइम में जो हीट एनर्जी इनके पास है जो कि इसने अपने सराउंडिंग से लिया, वेपराइजेशन में तो हम टेम्परेचर दे रहे थे, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो हीट एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने सराउंडिंग से ले रहे हैं। तो सराउंडिंग से जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, ये जो गेन कर रहे हैं, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। ओके, अच्छा, इवेपोरेशन का ही एक अनदर एग्जांपल होता है स्वेटिंग।
आपने देखा होगा कि जब हमें स्वेटिंग होती है तो हम कुछ देर के बाद वो खुद ही इवेपोरेट हो जाता है। तो ये भी एक अनदर एग्जांपल है इवेपोरेशन का। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनना पसंद करते हैं? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स के पास ये खूबी होती है कि ये वाटर को बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इनके पास ये एक गुड एब्जॉर्बर होते हैं। कॉटन क्लॉथ्स तेजी से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही पानी गिरता है, अगर धोखे से गिर गया तो वो कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो तेजी से उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि जब हम स्वेटिंग कर रहे होते हैं तो ये हमारे स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे सरफेस पे एक्सपोज कर देता है, जिसकी वजह से उसका इजी से इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, ये कपड़ा है और नीचे हमारी स्वेटिंग है। इसने इसे एब्जॉर्ब कर लिया और इसे सरफेस पे पहुंचा दिया। सरफेस पे आते ही इसका इवेपोरेशन हो जाता है। फिर ये दूसरे स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो सरफेस पे आता है, फिर उसका इवेपोरेशन हो जाता है। और बिकॉज एज वी नो कि जैसे ही इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन के लिए ये अपने आसपास से इस कपड़े से भी एनर्जी गेन करते हैं, ये हमारे बॉडी से भी एनर्जी गेन करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। यही वजह है कि हमें गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए, क्योंकि ये इवेपोरेशन को आसान करता है। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। तो इस चैप्टर में आपको इवेपोरेशन से जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को ध्यान से देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, we should wear cotton clothes in summer because during summer we perspire more, and cotton clothes being a good absorber of water easily absorb the sweat and expose it to the atmosphere for easy evaporation. Thus these clothes provide better air circulation, leading to more absorption of sweat and give a cooling effect to us. ये easily absorb करते हैं स्वेट को, उसका इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट कॉज होती है। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब आप फ्रिज में से पानी निकालते हो या ट्यूबवेल में से ठंडा ठंडा पानी निकालते हो तो ग्लास के ऊपर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? क्या पानी तो हमने अंदर भरा था, ये बाहर से ग्लास ये पूरी तरह से सूखा हुआ था, फिर भी इस पे ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये कहाँ से आ जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब इसमें कूल वाटर रखा हुआ होता है ना, तो इस ठंडे सराउंडिंग के कांटेक्ट में एज वी नो के एयर में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स के साथ साथ वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। तो सराउंडिंग में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो इस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं और उस ग्लास के कांटेक्ट में आते ही उनका कंडेंसेशन हो जाता है। व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर। कोई भी गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पानी ठंडा है, ये जो कोल्ड सराउंडिंग है, इसके कांटेक्ट में वाटर वेपर आते हैं और वो कंडेंस होकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाने की वजह से ये हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इस आउटर सरफेस पर दिखाई देते हैं। क्लियर? So when the water vapor present in the air comes in contact with a cold surface, that is the outer surface of a glass containing cold water, it loses energy. ये अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे लो है। जब टेम्परेचर लो होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जब लो होती है तो जो पार्टिकल्स दूर दूर बिखरे हुए थे वो सब पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कंडेंसेशन हो जाता है और ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही ड्रॉपलेट्स हमें ग्लास की सरफेस पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा कि हम गर्मी के दिनों में मटका का यूज़ करते हैं। मटका में जब हम पानी डालते हैं तो ये काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। क्यों? इसमें का पानी क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि एक्चुअली में इसकी जो बनावट होती है ना, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। पोर मतलब क्या? पोर्स यानी कि होल। ठीक है, इन होल से इवेपोरेशन होता रहता है। अंदर जो पानी रखा हुआ है वो इसके सरफेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से इस पानी का क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। और बिकॉज इवेपोरेशन की वजह से एज वी नो के कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है इवेपोरेशन, तो ये अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर गेन करके इवेपोरेट हो जाता है। ये वाटर पार्टिकल्स
अपने सराउंडिंग से टेम्परेचर गेन करके इवेपोरेट हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट अंदर का जो पानी है वो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है और ये कोल्ड रहता है। ज़्यादा देर तक ये पानी जो है इसमें वो ठंडा रहता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ये जो डिजर्ट कूलर होता है ये किस तरह से फंक्शन करता है। इसमें नीचे पानी की टंकी रहती है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, वो बार बार स्प्रिंकल करता रहता है। इसके चारों तरफ सरफेस पे ये पानी जो है बार बार स्प्रिंकल करता रहता है। इस स्प्रिंकल करने की वजह से पानी जो है वो इसके सरफेस पे आ जाता है। इधर का सरफेस खुला हुआ होता है, इधर का सरफेस खुला हुआ होता है, पीछे से भी शायद खुला हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये सरफेस पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका इवेपोरेशन हो जाता है और इवेपोरेशन होने की वजह से ये अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को लो कर देता है, जिसकी वजह से ये गर्मी के दिनों में जो है अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है एंड एज वी नो कि हाई टेम्परेचर में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जल्दी हाई हो जाती है और उनका इवेपोरेशन तेजी से होता है, ठीक है। इसी वजह से हॉट ड्राई डे में ये जो डिजर्ट कूलर है वो अच्छा कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। ड्राई डे का क्या मतलब? ह्यूमिडिटी लो। ड्राई डे का क्या मतलब है कि लो ह्यूमिडिटी। तो एज वी नो जब टेम्परेचर हाई होता है या जब ह्यूमिडिटी लो होती है, दोनों ही फैक्टर्स दोनों ही केसेस में इवेपोरेशन तेजी से होता है। यही वजह है कि हॉट ड्राई डे में ये जो डिजर्ट कूलर होते हैं वो अच्छा कूलिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स को आपको ध्यान में रखना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग एक बार सारे के सारे पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। अब तक जो हमने इस चैप्टर में सीखा उसे आइए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मैटर? मैटर जिसमें मास होता है एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर किससे बना हुआ होता है? ये स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं जिसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ये मैटर बेसिकली थ्री स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन मैटर के पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड स्टेट्स का जो अरेंजमेंट पार्टिकल्स का होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल पास पास होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होते हैं एंड गैसेस में मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही स्पेसेस होता है ना। सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होने की वजह से इनके बीच में स्पेस बिल्कुल मिनिमम होता है। लिक्विड्स में इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनमें इंटरमीडिएट स्पेसेस पाया जाता है एंड गैसेस में मिनिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसमें स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होने की वजह से सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट होती है एंड गैसेस की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, कि इसलिए ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में मिनिमम होने की वजह से ये बिल्कुल ऑर्डर्ड में होते हैं। लिक्विड में इंटरमीडिएट होने की वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने लेयर्स के अराउंड में स्लिप एंड स्लाइड हो सकते हैं, बस इतना ही मूवमेंट होता है इसमें। गैसेस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो गैसियस पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। इसके बाद हमने देखा कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनमें इंटर कन्वर्जन भी हो रहा होता है। सो स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। अब ये इंटर कन्वर्जन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। टेम्परेचर की वजह से कौन सा इंटर कन्वर्जन होता है? तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर डिक्रीज करने से, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग। अगेन टेम्परेचर डिक्रीज करने से कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसके बाद फिर हमने दो अलग कन्वर्जन देखा, जहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्जन हो रहा था, कोई भी सॉलिड वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। एंड डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट। कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। सब्लिमेशन का एग्जांपल है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, यानी कि कैम्फर,
या नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह जो होती हैं। डिपोजिशन का एग्जाम्पल है फ्रॉस्ट फॉर्मेशन या स्नोफॉल, ये सब क्या है, डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा कि प्रेशर के इफेक्ट से क्या होता है, प्रेशर जब पड़ता है तो कोई भी गैस वो लिक्विफाइड हो जाती है, और लिक्विफाइड हो जाती है तो फिर हम अगर उसे फर्दर प्रेशराइज कर रहे हैं तो फिर वो सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये है प्रेशर का इफेक्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ गैस में देखा जाता है ना। लिक्विड एंड सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। बस गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, जिसकी वजह से इन्हें हम कंप्रेस करके लिक्विफाइड भी कर सकते हैं एंड सॉलिडिफाइड भी कर सकते हैं। फिर हमने देखा था दो टर्म, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितने एनर्जी की ज़रूरत होती है उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एंड जब किसी लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। फिर हमने देखा कि बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फेनोमेनन है। इसमें जो है पूरे वाटर पार्टिकल्स, पूरे लिक्विड के पार्टिकल्स एक साथ एक बल्क में बॉयल होते हैं, बल्क में लिक्विड से वेपराइज होते हैं। लेकिन इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, यह एक सरफेस फेनोमेनन है जिसमें सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स ही इनफ एनर्जी गेन करते हैं एंड अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी जब लो रहती है तो इवेपोरेशन तेजी से होता है। एंड वाइंड स्पीड तेज होने की जब होता है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है। फिर हमने लास्ट पॉइंट देखा कि इवेपोरेशन कॉजेज, कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कॉज होती है, कूलिंग इफेक्ट कॉज होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखा, जैसे कि अर्थन पॉट में रखा हुआ पानी इवेपोरेट होता है और बदले में वो पानी को कूल रखता है। स्वेटिंग होती है, हमें स्वेटिंग होने से उस स्वेट का इवेपोरेशन होता है, बदले में हमें हमारी बॉडी जो है वो कूल रहती है ना। फिर हमने देखा कि ग्लास है, ग्लास में जो वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं वो क्यों होते हैं, वो इस ठंडक की वजह से बाहर के जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड उसका लो टेम्परेचर की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है, एज अ रिजल्ट वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि डिजर्ट कूलर जो होते हैं वो हॉट ड्राई डे में अच्छे से क्यों फंक्शन करते हैं, अच्छी कूलिंग इफेक्ट क्यों देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से, ह्यूमिडिटी लो होने की वजह से इवेपोरेशन जो है वो तेज़ी से होता है, एज अ रिजल्ट अच्छा कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखी। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। एक कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, इनके यूनिट्स एंड इनके सिंबल आपको याद कर लेने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं। हमने बता दिया कि टेम्परेचर को केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में है तो उसे हम केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू होता है 273 केल्विन के बराबर। तो अगर मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हम इसमें 273 ऐड कर देते हैं। केल्विन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में तो हम क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना है एंड केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, इसका सिंबल होता है एम। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, इसका सिंबल होता है केजी। वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में, इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है, इसका सिंबल होता है एम क्यूब। डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है, इसका सिंबल होता है केजी मीटर माइनस क्यूब। ये कैसे ड्राइव हुआ, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का क्या है, मास का सिंबल होता है केजी एंड वॉल्यूम का सिंबल होता है मीटर क्यूब। तो जब ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ये हो जाता है केजी मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, लास्ट प्रेशर को हम पास्कल में मेजर करते हैं, इसका सिंबल होता है पीए। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं एंड इसके यूनिट्स दिए हुए हैं और इसका सिंबल दिया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है।
ओके, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जल्द ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैं नहीं कराऊंगी, मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।